हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, कल मैंने आपको करवाया था मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो मैंने आपको पाठ का सार मैंने आपको बताया था। तो आज हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आपका पहला प्रश्न है बेटा, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहदाकार होने के कारण, बृहदाकार क्या होता है? बहुत बड़ा, लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी तरह फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना मतलब हिम्मत बंधाना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। तो जैसे देवदार छाया और ठंडक प्रदान करता है, वैसे ही फादर कामिल बुल्के भी अपने पास आए हुए किसी भी निराश व्यक्ति की, दुखी व्यक्ति को सांत्वना और शीतलता प्रदान करते थे अपने बोलबाणी से। दूसरा प्रश्न है आपका बेटा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? तो देखिए, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। देखिए, एक फॉरेनर आदमी है और उसको भारतीय संस्कृति इतना अट्रैक्ट कर रही है। कई बार हम बल्कि भारत में रहते हुए भी हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होता, हमें अपनी संस्कृति से लगाव नहीं होता, बल्कि हम अपने आप को फॉरेन का जताने में हमें बड़ा प्राउड महसूस होता है। तो लेकिन ये ऐसे नहीं थे, इन्हें भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार था। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है, भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी के समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी रूपांतरण भी किया। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है बेटा? कि पूरा विश्व क्या है? आपस में एक परिवार है, भाई, सब भाई बंधु हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा आपका, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता हो। तो अब हमें वो प्रसंग उठाएंगे जहां से हमें पता चलता है कि फादर बुल्के को बहुत ज्यादा प्रेम था हिंदी भाषा से। फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नामक साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वहां हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे। वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया, जिसका विषय था, उन्होंने पीएचडी की थी बेटा हिंदी विषय में, और उनका विषय था शोध का राम कथा उत्पत्ति और विकास, कि राम कथा जो है उसकी कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार उसका विकास होता चला। उन्होंने एक अंग्रेजी नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद नीला या नील पक्षी के नाम से अनुवाद भी किया। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर बुल्के को हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य तर्क क्या होता है बेटा? जो काटे ना जा सके। वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर बड़े दुखी होते थे कि हिंदी भाषी लोग होकर भी अगर हिंदी की बुराई करते हैं तो वो उनके लिए बड़े दुखी होते थे। पाठ का चौथा प्रश्न है बेटा, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के, फादर इसलिए थे बेटा, उन्होंने
पढ़ाई की थी, बल्कि वो क्योंकि पादरी बन गए थे इसलिए उन्हें फादर भी कहा जाता है। फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है वो अपने शब्दों में लिखी कि जैसा भी लेखक ने एक संस्मरण हमें बताया है तो उसके हिसाब से वो कैसे दिखते हैं या कैसा उनका व्यक्तित्व है। फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। बेटा नीली आंखें थी और गोरी थी और भूरी दाढ़ी थी उनकी, क्योंकि वो अंग्रेज थी एक्चुअल में। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक का मतलब होता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति निस्वार्थ प्रेम। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना भारत मानते हुए यही की संस्कृति में रच बस गए। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड मतलब बहुत पहुंचे हुए विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे, हमेशा बेचैन रहते थे, जोश के साथ वो काम करते रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी तथा ये बेटा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। फादर बुल्के अपने स्नेहजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित होता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे, सभी लोगों ने पसंद करते थे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? बेटा ये आपका प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, तो इसे आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। लेखक फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसीलिए कहा करते थे क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भाव उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। आशीष बहुत सारी दुआएं। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता था। आंखें कैसी थी उनकी? नीले रंग की। असीम वात्सल्य क्या होता है बेटा? वह प्यार जो माता पिता का प्यार होता है। तो वो दूसरों को एक बच्चों की दृष्टि से देखते थे और वात्सल्य प्यार उनकी आंखों में उमड़ता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। 6वां प्रश्न है आपका बेटा, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? वैसे क्योंकि सन्यासी जब हमारे मन में आता है तो हम क्या सोचते हैं? जैसे आपने बाल गोविंद है एक, आई थिंक वो 9th क्लास में बेटा पढ़ के आए हो, तो उसमें क्या है कि जैसे वो भी एक भक्त, कहते कि ये भक्त था, बाल गोविंद भक्त, लेकिन वो कहीं से पहरावे से कहीं से भक्त नहीं लगता था। वो भक्त कहाँ से था? अपने आचरण में से भक्त था। ठीक है, तो आपने पढ़ाई है ये चैप्टर, अभी आपने इसी क्लास में हो तो है ना, मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये फादर बुल्के भी है ना, ये भी कुछ ऐसे ही है। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक अपनी छवि प्रस्तुत की है। तो देखिए, पराये सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर बुल्के इसके ठीक विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वहन न कर वह सबके सुख दुख में शामिल होते थे। सन्यासी को किसी के सुख से दुख से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो इसके विपरीत थे। एक बार जिससे वो रिश्ता बना लेते थे कभी नहीं तोड़ते थे। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की जो परंपरागत एक छवि है उससे अलग छवि जो है प्रस्तुत की। 7th आपका प्रश्न है 7वां, आशय स्पष्ट करें कि इन बातों का क्या मतलब है। आशय क्या होता है? मतलब। क है नम आंखों को गिनना, शाई फैलाना है।
क्या मतलब है इसका? प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना है। कहने का आशय यह है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिनना संभव नहीं था, यानी कि उनको गिनना असंभव था। तो इसका इसीलिए लेखक ने लिखा है कि नम आंखों की गिनती करना सिर्फ स्याही फैलाना है, कि आप सिर्फ स्याही बर्बाद कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उतने लोगों का नाम नहीं लिख सकते जितने लोग जो है फादर साहब की मृत्यु से दुखी थे। ख है यहाँ पर, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन जो है गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्धता छा जाती है, शांति छा जाती है। अवसाद होता है दुख, और निस्तब्धता होती है बेटा पिन पॉइंट साइलेंट, बिल्कुल शांति। निस्तब्ध मतलब बिना शोर शराबे के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं। ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे है रचना और अभिव्यक्ति से कुछ प्रश्न कई बार आ जाते हैं बेटा, आप इनको कॉपी पे बेशक ना लिखना, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए। तो पहला प्रश्न है आपका, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान का लिटरेचर पढ़ा होगा, और हिंदुस्तान का जो अतीत है, वो गौरवशाली जो अतीत जब उन्होंने पढ़ा, ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा होगा, उनसे प्रभावित हुए हुए, और वो यहाँ पे आए बिना उनका मतलब नहीं चला, वो आकर ही मतलब वो माने। यहाँ पर बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? जन्मभूमि क्या होती है बेटा? जहां पैदा होते हो, जहां जन्म लेते हो, वहां बड़े होते हो, वो होती है आपकी जन्मभूमि। तो यहाँ ये रैम्स चैपल से को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में फादर साहब ये कहते हैं कि जो मेरी जन्मभूमि है वो भी बड़ी खूबसूरत है, तो है ना। तो अब हमने बताना है कि कौन सी भावनाएं उन्होंने अभिव्यक्त की। तो फादर कामिल बुल्के जी की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। फादर बुल्के ने इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार था, उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था, तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ ही रहती है। हमारे लिए ही भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है, यही हमारा पालन पोषण हुआ है। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहां भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिसमें हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। देखिए बिल्कुल साफ सी बात है, चाहे आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लेकिन जहां आप पैदा हुए बड़े हुए हो, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, बस यही आपके मुझे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे थे, तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि बेटा आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। इस संस्मरण है, इसके प्रश्न तो बहुत ही आसान है, जो एक बार पढ़ने पे ही आपको याद हो जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही बेटा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां आप अपनी समस्या लिख सकते हो। धन्यवाद।